डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनरेशन, जिसे हम कहेंगे पुनरुद्भवन। इससे पहले हम आपके सिलेबस में फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है उसमें से अधिकांश टॉपिक को कंप्लीट करवा चुके हैं। रीजनरेशन एक बड़ा ही टॉपिक है। इसको हम 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज मैं इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। रीजनरेशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो कंटेंट है ये, उसमें कैसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज बात करते हैं पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की। इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने एक कह सकते हैं हम एक यात्रा देखी है जाइगोट की, युग्मनज की। उसमें युग्मनज में विभिन्न प्रकार के उत्तरोत्तर विभाजन हुए जिनको हम क्लीवेज कहते हैं, और उसके बाद वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में बहुकोशिकीय संरचना में आने के बाद भ्रूणीय संरचना में बदल गया। बहुत सारी संरचनाओं का विकास हुआ। ये टॉपिक जो है वो भी डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो विकास होगा, इसमें नई संरचनाओं का जो निर्माण होगा वो भ्रूणीय परिवर्तन के बाद की प्रक्रिया होगी। तो पुनरुद्भवन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी जीव के द्वारा अपने खोई हुई ऊतक, अंग, कोशिकाओं या पूरे शरीर को पुनः प्राप्त कर लेना रीजनरेशन कहलाता है। Where regeneration is the reactivation of development in post-embryonic life to restore missing tissues। जो मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई थी उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजनरेशन इज द reactivation of development इन पोस्ट एम्ब्रायनिक लाइफ टू रिस्टोर मिसिंग टिश्यू। अगर किसी का कोई पार्ट, कोई अंग, कोई टिश्यू मिसिंग हो गया है, इंजर्ड हो गया है, उसको पुनः प्राप्त करना पोस्ट एम्ब्रायनिक लाइफ में, मतलब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, उसके बाद उन टिश्यू को एक प्रोसेस के द्वारा पुनः प्राप्त कर लेना रीजनरेशन कहलाता है। द एबिलिटी ऑफ रीजनरेट लॉस्ट पार्ट इन प्रेजेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम बट टू वेरियस एक्सटेंट। हम देखेंगे, हमने जब फर्स्ट ईयर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, हमने 11th में 12th में भी ये पढ़ा है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इन सब में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो इनमें रिजनरेशन कैपेसिटी भी डिफर करती है। कुछ जंतुओं में रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सामान्य रूप से जो बहुत ही सरल प्रकार के थे, एक कोशिकीय थे, उनमें रिजनरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता था। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ की, फिर उसके बाद करें हम पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, इन तक रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा की, आपको मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। हाइड्रा में रिजनरेशन बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है। उसके बीच में अगर हम 2 काट लगा देते हैं तो दोनों से ही नए हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत आगे बात करें डेवलपमेंट, मैमल्स की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारे अंदर रिजनरेशन कहाँ पे होता है? नहीं होता। हमारे अंदर रिजनरेशन इतना पाया जाता है कि आपके कोई घाव हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस घाव को पुनः भर दिया जाता है, केवल टिश्यू लेवल पर रिजनरेशन रह जाता है। लेकिन हम रेप्टिलिया पे आ जाएं, हमसे बहुत पहले आते हैं रेप्टिलिया, तो उनमें हम देखते हैं कि आप देख सकते हो आपके घरों में पाई जाती है जो लिजार्ड होती है, घरेलू छिपकली होती है,
उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो पूंछ वो पुनः दोबारा से आ जाती है। इस तरह से सभी जंतुओं में रिजनरेशन कैपेसिटी डिफर करती है, अलग अलग होती है। वही चीज़ इसमें बताई गई, द एबिलिटी टू रिजनरेट लॉस्ट पार्ट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम बट टू वेरियस एक्सटेंट। एमंग इनवर्टिब्रेट रिजनरेशन पावर स्पेशली मोर इन स्पॉन्ज। मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा में स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म एंड ट्यूनिकेट्स, इन सब में बहुत ही अच्छी रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। Among vertebrate, the power of regeneration is limited to the regeneration of limb, jaws, gills, and tail, while in higher vertebrate, it is limited to healing of damaged tissue only. वो भी अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि वर्टिब्रेट में जो लोअर वर्टिब्रेट हैं उनमें लिम्स हैं, पैर, हाथ होते हैं, जॉस होते हैं, गिल्स होते हैं, टेल होती है, उनको रिजनरेट किया जा सकता है। और हायर वर्टिब्रेट की बात करें तो वहाँ पे केवल जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको दोबारा से हील किया जा सकता है। इस तरह हम यहाँ पे दे सकते हैं कि सभी एनिमल ग्रुप में रिजनरेशन कैपेसिटी अलग अलग पाई जाती है। तो ये था एक आपके सामने एक फ्रेमवर्क, मैंने बताया कि रिजनरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। रिजनरेशन पूरे एनिमल, हम आगे रिजनरेशन के प्रकार, टाइप्स, ये आपकी बुक का ही है। सबसे पहला इसमें बताया गया फिजियोलॉजिकल और रिपीटेटिव रिजनरेशन। मैमल्स के रक्त के जो रक्ताणु होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं। हम जानते हैं हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, अतः उनका जीवन सीमित होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में डेली आरबीसी की संख्या, ख़त्म होने वाली आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आरबीसी का जीवन का बहुत कम होता है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि लगातार दूसरी आरबीसी का निर्माण होता रहता है। इसी प्रकार हमारी नेजल मेम्ब्रेन, एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट की कोशिकाएं, ये सभी बदलते रहते हैं। हमारी स्किन की ऊपरी सरफेस बदलते रहते हैं। तो इस लेवल पे जो रिजनरेशन पाया जाता है उसे हम फिजियोलॉजिकल और रिपीटेटिव रिजनरेशन कहते हैं, जो हमारे शरीर में देखने को मिलता है। देन सेकंड इज कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, क्षतिपूरक अतिवृद्धि। इसमें एक अनेक बार कुछ प्रकार की हानियों की भरपाई या क्षतिपूर्ति ऊपर बताए गए तरीके से नहीं हो पाती। जैसे कि मैमल्स में अगर कोई वृक्क नहीं रहता, वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो दूसरा जो बचा हुआ किडनी है वो ज़्यादा काम करने लग जाती है। जैसे कोई किडनी डोनेट कर देता है तो उसकी एक किडनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेती है, एक किडनी से ही काम चला लेता है। इसको हम कह देते हैं कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, क्षतिपूरक अतिवृद्धि। देन थर्ड इज रिपार्टिटिव और रेस्टोरेटिव रिजनरेशन। पुनः बढ़ जाता है। इस प्रकार छिपकली की कटी पूंछ पुनः परिवर्तित हो जाती है। यह एक प्रकार के अंगों की पुनः स्थापना ही होती है, रिपेयर होती है। तो इस तरह से हमने तीन लेयर पर हमने ये तीन टाइप का रिजनरेशन प्राइमरी रूप से पढ़ा, जिसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल, कॉम्पेंसेटरी एंड रिपार्टिटिव। ये था रिजनरेशन का टाइप, रिजनरेशन के प्रकार। आगे